देखो बच्चों, चाहे वो हल्क हो या हो स्पाइडरमैन, तो हर कोई अपना जलवा दिखाता है अपने डीएनए में हुई बदलाव की वजह से। जी हाँ, वही डीएनए जो हर जीव जंतुओं के कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका यानी जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। और इसी सेल के अंदर मौजूद डीएनए में हुई बदलाव की वजह से हमारे ब्रूस बैनर भैया हल्क में तब्दील होते हैं और इसके बाद धूम धड़ाका मचाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि यहाँ पर सेल और उसके डीएनए के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में आप भी इस तरह के हल्क बनाने में कामयाब रहे। तो चलिए बच्चों, सेल की इस अहमियत को देखते हुए आज की टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं, जिसका नाम है सेल, इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में, यानी कब से सेल की स्टडी करना शुरू की गई थी। तो 1600 शताब्दी में ऑटो वन ल्यूनहुक ने पहले सेल को देखा था और उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और इसके लिए उन्होंने यूज किया था एक सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि बेसिकली एक सिंगल लेंस का बना हुआ होता था। और इसे सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर यानी तालाब की पानी से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें, तो उनको उन्होंने दिखने की कोशिश की थी और वो भी कामयाब हुए थे। और उनके बाद आए 1665 में रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कि सबसे पहले ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो जिससे लेकर बने होते हैं या हर जीव जिससे लेकर बने हुए होते हैं, तो उन्होंने ही उसका टर्म यानी नाम दिया था सेल। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि बेसिकली दो लेंस का बना हुआ था। कि जो ल्यून हुक थे तो वो तो बेसिकली एक सिंगल सेल यानी जो सिंगल जो पीस था तो लेंस का, तो उसका इस्तेमाल किए थे। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने दो लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करके और भी बेहतर वाला सेल को ऑब्जर्व उन्होंने किया था। और इसके लिए उन्होंने बेसिकली एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपनी इस माइक्रोस्कोप के मदद से देखने की कोशिश की थी। और ये जो कॉर्क होते हैं बेसिकली आप लोग ये जान लीजिए, तो ये कॉर्क होता है तो ये बेसिकली बना होता है, ये जो पेड़ होता है तो इस पेड़ की जो ऊपरी वाली परत होती है तो उससे ही बना होता है ये कॉर्क। और इसी का ही एक छोटा सा बहुत ही पतले हिस्से को लेकर उन्होंने जब अपने इस माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने इसके अंदर ये छोटे छोटे घर होने की महसूस की और उन छोटे घर को उन्होंने नाम दिया सेल। तो सबसे पहले इन्होंने ही इन छोटे घर यानी इन जो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है तो इनका ही नामकरण किया था। तो इसीलिए जो सेल की डिस्कवरी का जो ज़्यादातर क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने जब इसी कॉर्क को ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क के जो छोटे छोटे हिस्से हैं तो वो कुछ एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। और इन्हीं छोटे छोटे बॉक्स से ये पूरा कॉर्क बना हुआ है। और इसी जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। तो सेल का एक्चुअल इसका मतलब होता है कि एक बॉक्स यानी कोठरी, जो कि उन्होंने अपनी इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। और इसी जो छोटे छोटे बॉक्स की तरह ये जो सेल होते हैं, तो इसे ही लेकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म जो वो बने हुए होते हैं। लेकिन उनके इन सेल की टर्म और डिस्कवरी के बाद जब वो पावरफुल माइक्रोस्कोप आए लगभग 150 साल बाद, तो उस सेल को पूरी तरह से और भी अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया गया। और उसके अंदर भी जो जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे तो उनको भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया गया। और अब इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल हैं और सेल की जो बारीकियों को और भी अच्छे से स्टडी किया जा रहा है। और उनके बाद जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था जो सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस। जी हाँ, वही न्यूक्लियस जिससे कि परिवर्तन होने के बाद हमारे ब्रूस बैनर हल्क में तब्दील हो जाते हैं। और उन्होंने रियलाइज किया था कि न्यूक्लियस वाज ए डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, यानी न्यूक्लियस ही सेल में कोई इम्पोर्टेंट काम करता है। और जिसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यही जो न्यूक्लियस है तो ये होता है हमारा ब्रेन ऑफ द सेल, यानी सेल की हर जो एक्टिविटी होती है तो उसको कंट्रोल करता है। यानी हमारे हल्क भैया की जो इतनी सारी जो पावर है तो वो भी इनको कंट्रोल करता है। और रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए फेलिक्स दुर्जेदिन ने 1835 में ये बोला था कि जो सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है तो उनको उन्होंने नाम दिया था सार्कोड, जिसे कि बाद में बोला गया प्रोटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर मौजूद जो जेली लाइक मटेरियल होती है। तो उनके बाद आए माथियस शेल्डन, जो कि 1835 में ये बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जो सभी जो प्लांट्स होते हैं तो वो सेल के बने हुए होते हैं। और उनके बाद 1835 में थियोडोर स्वान ने ये बोला ऑल द एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं तो वो भी सेल से बने हुए होते हैं। और इनके बाद रॉडल्फ वेर्चो इन 1855 में ये बोला सेल्स रिप्रोड्यूस
दैट इज वेयर न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम। तो एक सेल एक न्यू सेल को रिप्रोड्यूस कर सकता है। व्हेन ए सेल एग्जिस्ट देयर मस्ट हैव बीन प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हर जो एक नया सेल बना है तो वो एक पुराने सेल से ही बना हुआ होता है। यानी हमारे शरीर में से अगर कोई नया सेल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक पुराने सेल से ही बना हुआ होता है, जिसको कि विर्चो ने यहाँ पर 1855 में बताया था। और इन सभी चीज़ों के बाद आखिर में आया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी ये कहलाता है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जो जितने सारे जो प्राणी होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो बने हुए होते हैं सेल से, जिससे कि स्वीडन ने बताया था प्लांट के लिए और स्वर्ण ने बनाया था एनिमल के लिए। और सेकंड ये कहता है सेल्स आर द बेसिक यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग। तो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी ये सबसे छोटा हिस्सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं। और जो तीसरी सेल थ्योरी ये कहलाता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, जिससे कि बोला था हमारे विर्चो ने, यानी हर कोई जो नया सेल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपने पुरानी सेल से ही बना हुआ होता है। और अब ये जो सारी क्रेडिट थी सेल के बारे में ज़्यादातर दिया जाता है रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने नींव रखी थी इसका 1665 में अपनी उस 2 लेंस वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और अब जब साइंस डेवलप हुई तो जैसे कि एक ईंट को लेकर बनता है पूरा जो दीवार, तो उसी तरह हर जो छोटे छोटे सेल से बना हुआ होता है हर इंसान यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि एक ब्रिक बना हुआ होता है यहाँ पर छोटे छोटे ईंट को लेकर, जिसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं एक सेल के साथ। तो अगर एक ओनियन पील को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर लेकर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेल यानी ओनियन सेल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सारी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है इन छोटे छोटे ईंट को लेकर बनी है। तो उसी तरह पूरे हमारे जो शरीर है तो पूरे शरीर का हर जो डिफरेंट टाइप से सेल बनकर यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है तो उसे बनाते हैं। तो सेल का डेफिनेशन जरा एक बार और चेक कर लीजिए। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारा सेल, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हमारा ह्यूमन लाइफ यानी ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे जितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पर है तो ये सभी बने हुए होते हैं सेल से। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि सबसे बड़ा सेल को क्या हम लोग देख सकते हैं, या सबसे बड़ा सेल जो छोटा सा सेल है क्या हम लोग उसे देख सकते हैं, या ये जो सेल है इनकी साइज एक्चुअली में कितने बड़े होते हैं। तो ये है एक सेल यानी हेन का एक एग है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल का, जो कि इतना बड़ा है कि हम लोग उसे खाली आंखों में देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो सेल है तो वो है हमारा एग ऑफ ओस्ट्रिच। तो ओस्ट्रिच का जो अंडा है तो वो होता है सबसे बड़ी सेल जिसे कि हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो छोटे सेल होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं तो उसको हम लोग इतनी आसानी से नहीं देख सकते। तो स्टेन्स यानी जो डाई होते हैं आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल ओके टू स्टडी द स्ट्रक्चर। तो कोई भी जो छोटे सेल को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर आर डिफरेंट साइज जो साइज एंड शेप्स ऑफ अ सेल। तो बहुत सारे आपको ऐसे सेल्स देखने को मिल जाएंगी जिनका की जो शेप और साइज है तो वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप लोग ह्यूमन के जो जितने सारे सेल्स हैं अगर उसे कंपेयर करेंगे जो कि होता है हमारा मसल सेल, जितने सारे मसल्स बने होते हैं, और जो बोन सेल तो वो सब क्या होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर सब अलग अलग होती है। और अगर आप लोग ये देखोगे कि ये जो हाथी है तो इसमें कितने सेल्स पाए जाएंगे तो इसमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और ह्यूमन बॉडी में भी आपको मिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल को अलग अलग सेल को लेकर बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर इस जिराफ की बात करूं या ह्यूमंस की हम लोग अगर बात करेंगे तो उनके जो मसल होते हैं तो वो मसल सेल से बने हुए होते हैं, और जो बोन होती है तो वो बोन सेल से बने हुए होते हैं, और जो ब्लड होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल से बना हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है ये जितने सारे प्राणी है ये मेनी सेल्स को लेकर बनी है। तो इनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव ए मल्टी सेल्स और मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि अपने हर काम के लिए अलग अलग सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलुलर मीन्स सेल, यानी ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ
मोर देन वन सेल आर नोन एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोग इनके बारे में यहाँ पर यानी इनकी जो पिक्चर है ये पर देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा भी और भी कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोबा और यहाँ पर जो पैरामाइसम है, तो ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक ही सेल यानी सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और अपने सभी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन और उसके बाद एक्सक्रिएशन और रेस्पिरेशन, जो भी काम करना है लाइफ प्रोसेस, तो सभी काम वो इसी एक सेल के अंदर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो अंडा है तो वो जो कि होता है एक सिंगल सेल, और उसी सिंगल सेल से यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। और जैसे कि हमने जाना कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये अपना सारा काम यानी कैप्चर ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन यानी रिप्रोडक्शन, ये सभी काम अपने एक ही सेल के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं तो वो अलग अलग काम के लिए अपना अलग अलग सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हर जो छोटे सेल है तो वो बनाते हैं एक टिश्यू, मिलकर बनाते हैं एक टिश्यू, और टिश्यू बनने के बाद तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद वो बनती है हमारा हमारा ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है छोटा छोटा सेल जो कि बनाएंगे एक मिलकर टिश्यू, और एक टिश्यू मिलकर बनाएंगे एक ऑर्गन, और एक ऑर्गन ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलकर यहाँ पर बनाएंगे हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसी तरह डाइजेस्टिव और से सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम बनेंगे, और इन्हीं सभी सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह बहुत सारे सिस्टम बनने के बाद, ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद, तो ये बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म। तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल, तो सेल से बनेंगे टिश्यू, और टिश्यू से बनेंगे हमारा जो ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर वो बनेंगे ऑर्गेनिज्म। तो अब चलो आगे देख लेते हैं कि जो सेल्स होते हैं तो वो इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक अमोबा, जिसको कि हमने वहाँ पर उसके ऊपर कलर डालकर उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। और ये है जो पैरामाइसियम सेल, जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखते हैं, जो कि इरेगुलर, यह एक रेगुलर शेप की तरह जब दिखता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग अमोबा को देखेंगे तो ये एक इरेगुलर शेप का दिखता है, यानी इसका जो हिस्सा होती है ये वाला हिस्सा, तो वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका ये जो सेल का हिस्सा जो कि हमेशा बदलता रहता है, जो कि फूड को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसे बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। तो यानी ये कोई भी अगर खाना यहाँ पर आ जाए तो उस खाने को पकड़ने के लिए वो कुछ इस तरह की शेप फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया, जो कि बेसिकली वो कोई भी प्रे यानी शिकार को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये है एक अमोबा, और जिसका कि डिफरेंट शेप में आप लोगों को उसे देखने को मिल जाएगी, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है कि वो उसका जो खाना है वो कौन सी दिशा में है। और अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में यानी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और अमोबा जो कि है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो व्हाइट ब्लड जो सेल है तो वो भी अमोबा की तरह अपना शेप जो है वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल है वो एक सेल है जो कि ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो अमोबा है ये एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म है यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जहीं पर एक सेल हमारे अंदर अपना शेप चेंज कर रहा है एक सेल, तो वो एक हमारे बॉडी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सेल जो कि एक पूरी ऑर्गेनिज्म है, जो कि अपना सारा काम इसी एक ही सेल में कर लेता है। और अगर हम लोग डिफरेंट सेल को स्टडी करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है तो उनका शेप होती है बाई कॉन्केव, यानी दोनों तरफ से क्या होते हैं ये चेप्टा होते हैं। और उसके बाद आती है मसल सेल जो कि इस लंबे होते हैं, और उनके जो एज होती है वो पॉइंटेड होते हैं। और ये जो तीसरी वाली फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये है हमारा नर्व सेल, जो कि बेसिकली काफ़ी लंबे होते हैं, और उनके जो एजेस में बहुत सारे यहाँ पर टेंटिकल्स के टाइप निकला रहता है।
और अगर कंपेयर करेंगे हम लोग इस मसल सेल और इस जो नर्व सेल के बारे में, तो मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, तो ये दोनों एंड में क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नर्व सेल होते हैं तो वो बेसिकली होते हैं क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच लाइक, यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन यहाँ पर निकले रहते हैं, यानी जो न्यूरॉन्स है इसमें से बहुत सारे जो टेंटिकल्स है वो निकलते रहते हैं। और ये जो है ये स्पिंडल शेप में रहते हैं, लेकिन ये जो है ये आप आपस में जुड़कर यानी एक दूसरे में जुड़कर एक लंबा चेन सा फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। अगर आप लोग अभी मेरे जो आवाज़ सुन पा रहे हैं या जो आंखों से देख पा रहे हैं, तो ये सारी नर्व सेल उसके लिए जिम्मेदार है, जो कि सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ब्रेन में, और आपका ब्रेन ही ये सभी मेरी आवाज़ को आपको सुनाने में मदद कर रहा है, और ये जो पिक्चर है उसे देखने में आपको मदद कर रहा है। और ये जो सेल्स होते हैं वो एक कंपोनेंट को द्वारा बाउंडेड होते हैं, यानी जितने सारे सेल होते हैं तो उनके चारों ओर एक कवरिंग रहते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन ही जो प्लांट्स और एनिमल्स है तो उनकी जो सेल होती है उससे डिफरेंट शेप और साइज देती है। और अगर हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल की दो मेम्ब्रेन के बीच में, तो प्लांट का जो एक मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसके चारों ओर एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको कि बोला जाता है हमारा सेल वॉल, जो कि बेसिकली हमारा एनिमल सेल के ऊपर जो जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है तो यही क्या करते हैं कि जो प्लांट की सेल को या एनिमल की सेल को डिफरेंट शेप और साइज देने में मदद करते हैं, क्योंकि प्लांट में ये जो सेल होते हैं एक एडिशनल कवरिंग होती है, तो ये प्लांट को एक शेप और रिजिडिटी देने में मदद करता है। तो इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके सेल के ऊपर भी इस सेल वॉल पाई जाती है, तो वो होती है बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरियास होते हैं जिनके ऊपर भी यानी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग ये जो सेल की साइज को कंपेयर करेंगे, तो सबसे अगर जो छोटा सेल है जो कि माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया की तरह कुछ बैक्टीरियास हैं, तो जिनका की सेल होती है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो कि बहुत ही माइक्रोन यानी मिलीमीटर्स में हम लोगों को माइक्रोमीटर में हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर एक ओस्ट्रिच का एग है जो कि एक इतना बड़ा सेल है जिसे कि हम लोग खाली आंखों में देख सकते हैं। और ये जो माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया है, जैसे कि आप लोग देखोगे, ये अपने अंदर एक सिंगल सेल के अंदर सभी चीज़ों को यहाँ पर समय रहता है। और यहाँ पर जो ओस्ट्रिच का एग है तो ये एक सिंगल सेल है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें से एक नया ओस्ट्रिच निकलता है। तो अगर इन जो साइज है इसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये माइक्रोप्लाज्म की जो साइज होगी वो होगी 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच का तो ये हो जाएगी हमारा 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, जो कि एक ओस्ट्रिच का एग है। तो ये जो कि सबसे बड़ा सेल है जो कि हमारी धरती पर पाई जाती है। तो अगर आप लोग एक एग को लेकर उसे बॉयल करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके अंदर की जो मटेरियल है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन, और ये जो येलो पार्ट होती है तो उसको बेसिकली बोला जाता है यॉक, जो कि बेसिकली एक एग के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि जिसका जो सेल है जितना बड़ा होगा वो एनिमल बड़ा होगा, तो जो ओस्ट्रिच है क्योंकि उसका जो एग है तो सेल एक सिंगल सेल है तो वो क्योंकि इतना बड़ा है तो ओस्ट्रिच भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथी यहाँ पर इतना बड़ा नहीं होता। तो जो सेल का जो साइज है तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो एनिमल कितना बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो हाथी होती है तो उसके अंदर क्योंकि ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, तो नो मैटर कि वो उसका जो अंदर जो सेल है उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल की जो सेल्स हैं उनके अंदर वो कितने संख्या में प्रेजेंट है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेल का जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होती है वो कैसा होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जितने सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि यहाँ पर स्टोमक हो गया या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया या लिवर हो गया, तो ये सभी भी बने हुए होते हैं हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू में, और टिश्यू बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, और इन्हीं सेल को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। और अगर इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे प्लांट्स को, और प्लांट्स का चाहे वो पत्ता हो या फूल या उसके जो और कोई भी हिस्सा, तो हर चीज़ बना हुआ होता है सेल से।
और ये सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और सभी टिश्यू मिलकर अलग अलग हिस्सा जैसे कि पत्ता और फूल और उसके जो फ्रूट वगैरह है तो वो बनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे जो छोटी इकाई है जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेल, तो उसको याद रखना होगा। बहुत सारे सेल मिलकर हमारा बनाएंगे टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाएंगे एक हमारा स्टोमक यानी एक ऑर्गन, और ऐसे ही एक ऑर्गन मिलकर तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाएंगे हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा कि ये जो सीक्वेंस है तो इसका सबसे छोटी इकाई है हमारा सेल। तो यही वो सेल है। अगर यहीं पर जो डीएनए है या इसके अंदर की जो जो मटेरियल है अगर वो परिवर्तन हो जाते हैं तो यहाँ पर सारे जो सिस्टम की जो काम करने की तरीका है वो बदल जाता है। तो यही वजह है कि अगर जो ब्रूस बैनर की जो सेल के अंदर की जो डीएनए में बदलाव होने के कारण ही वो हल्क में तब्दील हो जाता है, और हमारा जो स्पाइडरमैन है तो वो भी अपने डीएनए में बदलाव की वजह से जो स्पाइडर की सारी जो एबिलिटी है वो उसके अंदर आ जाती है। तो इससे पहले आप लोग याद रखिए कि टिश्यू क्या होती है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये जो टिश्यू होते हैं वो एक तरह का ही काम करते हैं। जैसे कि एक मसल टिश्यू है तो वो हम लोगों को क्या करना है कि मसल की काम करेगा, और जो बोन है तो वो अपना काम करेंगे। यानी जितने सारे जो टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन यानी कार्य को अंजाम देते हैं। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स है जो कि बेसिकली सेल के अंदर पाए जाते हैं तो उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। जिसके अंदर भी हमारा आता है न्यूक्लियस जो कि कंटेन करता है डीएनए को। जी हाँ, वही डीएनए जो कि हमारे हल्क और स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये जो सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो जेली लाइक जो मटेरियल होती है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, या जैसे कि हमने बोला पहले प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो एक और चीज होती है तो वो होती है हमारा न्यूक्लियस, जो कि सेल की अंदर की जितने सारे एक्टिविटी है तो उससे कंट्रोल करने का काम करती है। एक तरह से आप लोग ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो सबसे पहला जो सेल का जो हिस्सा आती है तो वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल यानी सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल का जो आउटर कवरिंग है तो वो पूरे सेल को कवरिंग करके रखता है, और भी सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि एक तरह की कवरिंग के द्वारा भी अपने जो चारों ओर कवरिंग भी पाई जाती है। एंड मेम्ब्रेन क्या करती है कि इसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उन्हें अलग करता है अपनी सराउंडिंग से। सेल मेम्ब्रेन जो कि बेसिकली होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म और इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। और इसको भी सेल मेम्ब्रेन को भी बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होते हैं तो वो दूसरे सेल से यानी एक दूसरे से खुद को अलग करने का काम करते हैं। यानी कोई भी सेल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से एक दूसरे से अलग रहती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, यानी इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर बाहर हो सकते हैं। जैसे कि जो वाटर होती है और कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर में डिजल्व होते हैं यानी सॉल्ट वगैरह, तो वो भी इस मेम्ब्रेन के देकर सेल के अंदर बाहर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोरस है और इट अलाउस द मूवमेंट ऑफ अ सर्टन जो मटेरियल्स टू मूव इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इसके जो ऑर्गन होते हैं सेल के, तो वो प्लांट में एक एक्स्ट्रा जो ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है तो वो होती है हमारा सेल वॉल। तो बाउंड्री ऑफ ए ओनियन अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है यानी एक हार्ड थिक कवरिंग पाई जाएगी तो उसको बोला जाता है हमारा सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है तो इसके अंदर अगर एक ओनियन पील को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सेंटर में एक डेंस राउंड बॉडी है जिसको कि बोला जाता है न्यूक्लियस। और ये जो ओनियन के जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है तो उसको बोला जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर आप लोग ये एक हमारा एनिमल सेल है और ये लेफ्ट साइड में एक प्लांट सेल है, तो इसको आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे। और यहाँ पर देखोगे कि ये जो अंदर का जो लेयर है तो ये है हमारा
सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर का जो लेयर है तो ये है हमारा सेल वॉल, जो कि प्लांट को बेसिकली एक रिजिड बॉडी बनाता है, यानी हार्ड बनाता है। तो यही वजह है कि सेल वॉल की वजह से ये जो प्लांट है वो इतने हार्ड होते हैं। और यहाँ पर और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के ओके आप लोग देख पाओगे। तो ये जो सेल वॉल होती है तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल वॉल इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। तो ये जो सेल वॉल होती है तो ये प्लांट को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। एंड प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो अगर ज़्यादा जो अगर तेज़ से अगर हवा चलेगी तो भी यही जो सेल वॉल होते हैं तो वो बहुत मजबूती प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट को, और उसके जो सेल है वो बहुत ही सख्त होते हैं। एंड दे आर एक्सपोज टू दीज ओके वेरिएशन बिकॉज दे कैनॉट मूव। और वो इसलिए इन्हें ये मदद करता है क्योंकि अगर जोर से हवा चलेगी तो हम लोग तो कहीं चलकर ओके रह जाएंगे, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं कर सकते, तो ये जो सेल वॉल होती है तो उनको वो इसमें मदद करता है। और अगर आप लोग देखोगे कि अगर अपने चीक के अंदर आप लोग एक रुई लेकर अगर वहाँ से कुछ चीज़ें लाएंगे घुमाकर, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो सालिबा है तो उसके साथ आपका जो चीक का जो सेल है तो वो आ जाएगा। अगर उसको आप लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके चारों ओर ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और जो बीच में है ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये जो सेंटर में जो बॉडी है तो ये है हमारा न्यूक्लियस, जो कि हमें हमारे अंदर यानी सेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है यानी जेली लाइक सब्सटेंस होती है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। सो इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है तो उसे ही हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। एंड इसी साइटोप्लाज्म में वेरियस जो सेल ऑर्गेनेल्स है तो वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं यानी तैरते रहते हैं, और जो कि बेसिकली होते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एक्सेट्रा। तो सबके बारे में चलो डिटेल्स में जान लेते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद तो ये जो सेल के अंदर जो ये वाला जो सेंटर में जो आती है जो बड़ी, तो ये होती है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल का ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर में ही पाया जाता है, ज़्यादातर केस में ये सेंटर में ही रहता है। एंड इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विथ ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से भी आप लोग जैसे कि अपना जो चीक है तो वहाँ से एक सेल लेकर देख सकते हैं, या एक ओनियन का भी सेल लेकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होती है तो इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होती है यानी कवरिंग होती है, जिसको कि बोला जाता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये भी पोरस होती है, कि जिस पोरस का मतलब होता है कि वो अपने अंदर को कुछ चीज़ों को जाने का और बाहर आने के लिए परमिशन देता है। तो विथ ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन यू कैन सी द स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी ओके इन द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो यहाँ पर ब्लैक कलर की आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ब्लैक कलर की जो छोटा सा हिस्सा है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके बाद ये जो न्यूक्लियर के अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं तो इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इन्हें बोलते हैं क्रोमोजोम्स। जी हाँ, वही क्रोमोजोम जिनके अंदर होती है हमारा जीन, यानी क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स व्हिच ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ अ पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। यानी अगर आपका मुंह अपने पिताजी की तरह दिख रहा है या अपने माताजी की तरह दिख रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार है ओके इनके अंदर मौजूद जीन, ये जो कि बेसिकली क्रोमोजोम के अंदर रहती है। और ये जो क्रोमोजोम यानी जो जीन होती है तो इनके अंदर पाई जाती है हमारा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अगर यही जो डीएनए है अगर इनमें बदलाव हो जाए तो आप भी स्पाइडरमैन बन सकते हैं या हल्क में भी तब्दील हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, तो न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाएंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स के अंदर होती है हमारा जीन्स, और इन्हीं जीन के अंदर होती है हमारा डीएनए, जो कि बेसिकली हमारे जो पेरेंटल कैरेक्टर है यानी हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा मुंह किस तरह से दिखेगा, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है।
तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू रोल इन इनहेरिटेंस एंड एक्ट द कंट्रोल द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने बोला था कि सेल के जितने सारे जो सेंट्रल काम होती है तो सभी काम को जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल के जो जितने सारे लिविंग पार्ट होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होती है तो उसके अंदर होती है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इन दोनों को लेकर हमारा बनती है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये जो न्यूक्लियस के अंदर के जितने सारे जो मटेरियल्स होते हैं तो वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो न्यूक्लियस की जितने सारे जो चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर सेल के अंदर इधर उधर फ्लोट करता रहता है। तो इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन होता है न्यूक्लियस, जिसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन के जितने सारे मसल सेल वगैरह अगर देखेंगे तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, यानी एक मेम्ब्रेन रहता है जो कि इस न्यूक्लियस की जितने सारे मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम और जीन को, तो वो क्या करता है उसके अंदर ओके रखता है। और इसीलिए इनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस आपको दिया गया है, तो आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है तो उसके अंदर पाई जाती है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की मदद से प्रोटीन प्रोड्यूस होती है और यही प्रोटीन सेल में बहुत सारे काम को अंजाम देती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आती है तो वो होती है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल है तो उसके अंदर जितने सारे जो मटेरियल का ओके मूवमेंट होती है तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसमें मदद करता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आप लोगों को सेल के न्यूक्लियस के चारों ओर देखने को मिल जाएंगे, तो ये दो तरह के होते हैं। तो एक होता है स्मूथ यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होती है रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो उनके चारों ओर राइबोसोम की एब्सेंट रहती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो उनके चारों ओर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे राइबोसोम्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उनके ऊपर मौजूद इन राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट को बनाने की काम करते हैं। तो इसे जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि होती है हमारा राइबोसोम्स। जैसे कि आपने देखा कि कुछ राइबोसोम्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं, या और भी बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर भी अलग भी रहते हैं। और इनका काम ये है कि ये सेल में हजारों की मात्रा में मौजूद रहते हैं और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना यानी प्रोटीन बनाना। और ये जो राइबोसोम्स है तो इनको आप लोग पा सकते हैं कि फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल यानी सेल के हर जगह पर घूमते हुए, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपयोग आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे, और जिसका कि मेन काम होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आती है जो कि सेल के अंदर में रहता है तो वो होती है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होती है, यानी प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करके तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी के अंदर ही जो एनर्जी है वो स्टोर होकर रहती है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे जरूर याद रखिएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो एनर्जी है तो वो स्टोर होकर रहती है एटीपी के रूप में। तो कौन सी रूप में बच्चों रहती है? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जो एनर्जी रहती है तो इसीलिए एटीपी को बोला जाता है हमारा एनर्जी करेंसी। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, ATP is known as energy currency of the cell and mitochondria is known as the powerhouse of the cell. इसके अलावा इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन द सेल। तो सेल के अंदर जो वाटर है या जो अलग अदर मटेरियल है तो उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है। और भी ये रिसाइकिल्स एंड डीकम्पोजेस प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का ये डीकम्पोज करता है या उन्हें रिसाइकिल करने में भी मदद करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका खुद का DNA भी
होती है और खुद का राइबोसोम्स भी होती है, इसलिए ये खुद का काम भी ये खुद कर लेता है। और इसके बाद आती है गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी का काम है कि प्रोटीन पैकिंग ओके प्लांट्स, तो ये प्रोटीन पैक करने का काम करती है। और इसके अलावा ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, तो सेल के अंदर जितने सारे मटेरियल का जो मूवमेंट है तो ये गोल्गी बॉडीज क्या करती है कि उसमें मदद करती है। तो इसके अलावा तो मूव मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, और सेल के अंदर से बहुत सारे मटेरियल को बाहर निकलने का काम ये गोल्गी बॉडीज करते हैं। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है तो वो है हमारा लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम एक ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल है और डाइजेस्टिव ओके प्लांट फॉर प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में मदद करती है एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑन डाइजेस्टेड मटेरियल टू द सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। और सेल मेम्ब्रेन से देकर बहुत सारे सेल के बाहर को बहुत सारे चीज़ों को रिमूवल करने में भी ये मदद करती है। और सेल ब्रेकडाउन्स इफ द लाइसोसोम एक्सप्लोर्स, तो कभी कभी ये जो इसके अंदर जो सिक्रेशन करती है जो एंजाइम्स, तो जो कि कार्बन और प्रोटीन या फैट वो बहुत सारे मटेरियल को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो वही जो एंजाइम्स है अगर उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। और ये एक्सप्लोड होने के बाद ये जो अपनी जो सेल है तो पूरी सेल को ही ये ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए जो लाइसोसोम है तो इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो क्या बोला जाता है बच्चों कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्योंकि ये उसी अपनी ही जिस सेल के अंदर मौजूद है तो उसी सेल को ही नष्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है तो वो होती है हमारा प्लास्टिड्स। और जो प्लास्टिड होते हैं तो ये बेसिकली पाए जाते हैं हमारा प्लांट सेल में। और ये जो प्लास्टिड है वो डिफरेंट कलर में हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग प्लांट के लीफ को देखोगे तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। और यही जो क्लोरोफिल है तो उसको वो प्लांट की जो ग्रीन कलर है पत्ते का तो उसके लिए वो जिम्मेदार रहती है। और इन्हें ग्रीन कलर प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोफास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफास्ट। और इसके अलावा और एक जो कलरलेस पार्ट जो कि प्लांट के स्टेम वगैरह में पाए जाएंगे तो वो होती है हमारा लिकोप्लास्ट, जो कि बेसिकली कलरलेस होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फूल जो होती है या फ्रूट होती है तो वो डिफरेंट टाइप्स का कलर का दिखते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा बच्चों, तो जो ग्रीन कलर पिगमेंट यानी जो प्लास्टिड होते हैं तो उनका हम लोग बोलते हैं क्लोरोफास्ट। और जो कलर्ड पार्ट होती है जो कि प्लांट के फ्लावर और फ्रूट में पाए जाते हैं तो वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और इसके अलावा जो कलरलेस होती है प्लांट का हिस्सा यानी स्टेम में पाए जाते हैं तो वो होती है हमारा लिकोप्लास्ट। तो ये तीनों तरह की प्लास्टिड आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और आप लोग यहाँ पर एक कंपेयर कर लीजिए कि प्लांट और एनिमल सेल में तो कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि पोरस होती है और बहुत सारे मटेरियल को अपने अंदर वो सिलेक्ट करके अलाउ करता है ओके भीतर और बाहर होने को। और इसके बाद आती है सेल वॉल जो कि बेसिकली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया में, लेकिन एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट रहती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आती है तो वो है न्यूक्लियस, जो कि बोथ प्लांट और एनिमल सेल में मौजूद होती है। तो इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो वो एनिमल सेल में भी रहती है और प्लांट सेल में, ये दोनों में रहती है। और जो साइटोप्लाज्म यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है तो वो होती है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि प्लांट्स में होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। और प्लास्टिड्स जैसे कि हमने देखा कि प्लास्टिड तीनों कलर में यानी तीनों तरह के होते हैं। जहाँ पर एक कलरलेस प्लास्टिड पाए जाएंगे तो वो होती है हमारा लिकोप्लास्ट, और जो कलर प्लांट यानी फ्लावर और फ्रूट में पाए जाएंगे तो वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर के लिए प्लांट में जो लीफ में पाए जाएंगे तो वो होते हैं क्लोरोफास्ट, जो कि बेसिकली प्लांट सेल में देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट रहते हैं। और जो आखिरी वाला आती है जो सेल ऑर्गेनल तो वो है हमारा वैक्यूल। और वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और वो एनिमल सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं या बहुत ही जगह पर भी ये ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये थी सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो कि भविष्य में आपको ऊपर क्लास में सेल के बारे में और स्टडी करने के लिए मदद करेगा। और जो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है और उसके अंदर जो जीन के अंदर जो डीएनए है तो वो कैसे बदला जाता है, और कैसे एक जो कोरोना वायरस आया था तो उससे कैसे वैक्सीन
डीएनए को बदलाव करके, यानी डीएनए के अंदर मौजूद बहुत सारी चीज़ों का कैसे बदलाव करके वहाँ पर वैक्सीन बनाया गया था, तो इसके बारे में आप लोग ऊपर क्लास में पढ़ोगे। और कैसे डीएनए को बदला जाता है तो वो आप लोग जेनेटिक इंजीनियर में पढ़ने वाले हो। और तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।